हम नाज़रीन आपको एक ऐसा ख़त दिखा रहे हैं जिसमें सवाल नंबर 7 का कम से कम एक जवाब मौजूद है। और ये ख़त मैंने नहीं लिखा, सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने नहीं लिखा, नईमुल हक साहब ने नहीं लिखा, ये नवाज शरीफ साहब के कज़न खालिद सिराज साहब ने लिखा था। इसकी कहानी क्या है, कितना पैसा था, किस तरह से बाहर गया, किस तरह से ज़ियाउल हक साहब ने उन्हें कोई पैसा दिया नहीं दिया, इसकी कहानी देखते हैं। वजीर आजम ने 2 बार कौम से खिताब में और 1 बार पार्लियामेंट में तकरीर करते पूरी कौम को यह बताया कि उनका खानदान कितना बड़ा और कितना अमीर था। 1970 तक इत्तेफाक फाउंड्रीज को पाकिस्तान में स्टील और इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी सनत का मकाम मिल चुका था। कोई लम्हा ज़ाय किए बगैर उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर एक बार फिर कमर बांधी और भुट्टो दौर में ही 18 माह के अंदर अंदर 6 नई फैक्ट्रियां कायम कर ली। जिस दिन मियां नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में अपने वालिद साहब के कारोबार के कसीदे पढ़े, उसके अगले ही दिन उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ ने पंजाब असेंबली में आकर कहा कि मेरा बाप एक गरीब किसान था। मुझे इसके ऊपर बाइसे फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था। तो फिर ये गरीब किसान का खानदान इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे हुआ? शायद ये एक ऐसा राज है जो अगर बाकी पाकिस्तानी भी जान लें तो वो भी दिनों में अमीर और अरबपति बन सकते हैं। ये एक शरीफ खानदान के पास ही कोई पारस का पत्थर आ गया कि जिस चीज को हाथ लगाया सोना 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 सोना। वजीर आजम ने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर अपने खानदान की दौलत की शान तो बता दी, मगर शायद उस वक्त उनको अपने कजन याद नहीं आए जो शायद इससे मुख्तलिफ कहानी बताते हैं। इत्तेफाक ग्रुप में 7 भाई थे, बाकी 6 का किसी ने नाम सुना? बाकी 6 कहाँ है? मेराज फैमिली, अजीज भाई थे, शफी साहब भाई थे, बशीर साहब भाई थे, अल्लाह करे हयात भी होंगे थे, कुछ तो शायद हयात भी होंगे, उनकी औलादें हैं। उनका कभी सुना है कि वो कोई समझदार है दुनिया के इंटरनेशनल लेवल पे? अगर नवाज शरीफ साहब मियां बशीर और मियां सराज के खानदान के बयानात को याद कर लें तो मालूम होगा कि बकौल उनके कजन उनका कारोबार इतना साफ और शफाफ नहीं जितना कि नवाज शरीफ साहब ने दावा किया। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मियां सिराज और मियां बशीर कौन हैं और इस केस में अचानक कहां से आ गए। इसके लिए जरूरी है कि आप 11 जनवरी 1994 को लिखा गया मियां खालिद सिराज का इत्तेफाक टेक्सटाइल मिल के लेटर हेड पर उस वक्त की वजीर आजम बेनजीर भुट्टो को लिखा गया ये खत देखें। इस 5 सफ़हात के खत को बगौर पढ़ें तो मालूम होगा कि वजीर आजम के खानदान पर कौमी दौलत लूटने का इल्जाम सिर्फ ऑपोजिशन ही नहीं लगा रही, बल्कि उनके अपने कजन मियां खालिद सिराज के ख्यालात भी इससे मुख्तलिफ नहीं थे। इस खत में बहुत सारे संगीन इल्जामात शरीफ खानदान पर लगाए गए। इस खत को शरीफ खानदान के खिलाफ एक चार्जशीट भी कहा जा सकता है और इस चार्जशीट के पहले ही सफ़े पर मियां खालिद सिराज, जो कि नवाज शरीफ साहब के कज़न भी हैं, लिखते हैं कि 1990 में जब नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो उनके वालिद मियां शरीफ ने इत्तेफाक ग्रुप की तमाम कंपनियों का कब्जा संभाल लिया और ग्रुप के 7 शेयर होल्डर्स खानदानों में से बहुत सौ को उनके हक से महरूम कर दिया। मियां खालिद सिराज ने यह भी लिखा
कि मेरी और मियां बशीर की शरीफ खानदान के खिलाफ जिद्दोजहद उस वक्त शुरू हुई जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे। मियां खालिद सराज ये भी कहते हैं कि हमें जेल में डाला गया और टॉर्चर भी किया गया। इसके साथ साथ मियां खालिद सराज ने शरीफ खानदान की 19 कंपनियां भी बताईं जो 1994 में शरीफ खानदान के कंट्रोल में थीं, और साथ ये भी कहा कि इनमें वो कंपनियां शामिल नहीं जो शरीफ खानदान ने बाद में बनाई। इस खत में मियां सिराज खालिद ने यह भी लिखा कि इत्तेफाक खानदान ये कारोबार 50 साल से चला रहा था, मगर अंदरूनी लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब मियां शरीफ ने सियासत में आने का फैसला करते हुए अपने बेटे नवाज शरीफ को बतौर पंजाब का वजीर खजाना जनरल जिलानी की कैबिनेट में प्लांट किया। इसके अलावा एक और इंकिशाफ करते हुए मियां सिराज खालिद ने कहा कि 1984 में मियां शरीफ ने ज़ियाउल हक के रेफरेंडम के लिए एक बहुत बड़ी रकम देकर ज़ियाउल हक का दिल जीत लिया। I have a great admiration for the late president. He'd done some very good work in the country, and he set very good precedents in the politics of this country, which have had very healthy impact. And I like to pursue those policies. Decency in politics, I think, is the first one to introduce in this country. मियां खालिद सिराज के इंकिशाफात के अलावा दीगर दस्तावेजात ये बताते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक की नवाज शरीफ से मोहब्बत 1984 से बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। इसका वाज़ेह सबूत आपको उस वक्त नजर आता है जब आप सरकारी दस्तावेजात में पढ़ते हैं कि 1972 में कोमियाए जाने वाले सनती यूनिट को 1979 में जनरल ज़ियाउल हक ने शरीफ खानदान को वापस कर दिया था। उस वक्त इस यूनिट के जिम्मे 83.4 मिलियन रुपए वाजिबुल अदा थे, मगर यह रकम भी शरीफ खानदान को जनरल ज़ियाउल हक ने माफ कर दी। हमारा खानदान तो एक एक पैसे का हिसाब देगा और देता रहा है। 1972 से देता रहा है, जब सब कुछ कौमिया लिया गया था, सब कुछ नेशनलाइज कर दिया गया था और हमारी जेब में एक दमड़ी भी नहीं थी उस वक्त। जनवरी 1972 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने लाहौर में जो हमारी इत्तेफाक फाउंड्रीज थी उस पर भी कब्जा कर लिया, और ये उस वक्त मगरबी पाकिस्तान में स्टील और मशीनरी और इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी सनत बन चुकी थी। 1972 में जनाब स्पीकर इत्तेफाक फाउंड्रीज को हुकूमत ने कब्जे में ले लिया, यानी नेशनलाइज कर लिया, तो हमें मशीनरी, जमीन या दीगर असासों के मुआवजे के तौर पर एक पैसा भी अदा नहीं किया गया। हैरानकुन बात यह है कि जहां नवाज शरीफ साहब ने 2 मरतबा कौम से खिताब और 1 मरतबा पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए अपनी मजलूमियत का बताते हुए ये तो कहा कि भुट्टो ने उनके असासे कौमियाए थे, लेकिन ये बताना भूल गए थे कि 1979 में तमाम असासे उनको वापस मिल गए थे और 83.4 मिलियन रुपए की खतीर वाजिबुल अदा रकम भी माफ कर दी गई थी। मियां खालिद सिराज के खत को अगर आगे बगौर पढ़ें तो सफा नंबर 3 पर वो लिखते हैं कि नवाज शरीफ के चीफ मिनिस्टर बनने तक तमाम खानदान वाले इकट्ठे थे और तमाम खानदानों का खर्चा इकट्ठा ही चलता था, लेकिन जब मियां शरीफ की सियासत में दिलचस्पी बढ़ी
तो ग्रुप के असासा जात को तकसीम करने का फैसला किया गया ताकि हर खानदान अपना कारोबार अलग कर सके। मियां खालिद सिराज के मुताबिक मार्च 1990 में उनके और मियां बशीर के खानदान को ज़बानी कहलवा कर इत्तेफाक ग्रुप से हटा दिया गया और मैनेजर ने बताया कि हर खानदान के हिस्से में 12 करोड़ रुपए आते हैं। इस तरह से पूरे इत्तेफाक ग्रुप की कुल मालियत 84 करोड़ बनती है, जबकि नवाज शरीफ साहब बता रहे थे कि 1970 में ही उनका खानदान पाकिस्तान का बहुत बड़ा कारोबारी खानदान बन चुका था। वक्त के साथ साथ इस कारोबार ने तरक्की की मंजिलें तय की। 1970 तक इत्तेफाक फाउंड्रीज को पाकिस्तान में स्टील और इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी सनत का मकाम मिल चुका था। यहां सवाल यह पैदा होता है कि अगर मियां खालिद सिराज के मुताबिक 1990 में शरीफ खानदान का कारोबार में हिस्सा सिर्फ 12 करोड़ रुपए था, तो सियासत में आने के बाद उनका कारोबार अरबों रुपए का कैसे हो गया? इत्तेफाक ग्रुप में 7 भाई थे, बाकी 6 का किसी ने नाम सुना? बाकी 6 कहाँ है? मेराज फैमिली, अजीज भाई थे, शफी साहब भाई थे, बशीर साहब भाई थे, अल्लाह करे हयात भी होंगे थे, कुछ तो शायद हयात भी होंगे, उनकी औलादे हैं। उनका कभी सुना है कि वो कोई सनतकार है दुनिया के इंटरनेशनल लेवल पे? ये एक शरीफ खानदान के पास ही कोई पारस का पत्थर आ गया। मियां खालिद सिराज के बकौल जुलाई 1992 में मियां इदरीस शरीफ, मियां असलम बशीर, मियां खालिद सिराज, मियां याहिया सिराज और मियां फर्रुख सिराज को जाली इल्जामात पर जेल में डाल दिया गया। आगे चलकर अपने खत में मजीद इंकशाफात करते हुए बताया कि शरीफ खानदान ने तमाम कारोबार से पैसा निकालकर अपना अलग कारोबार शरीफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम से बना लिया। ना सिर्फ ये बल्कि नवाज शरीफ के ब्रदर इन लॉ मियां यूसुफ अजीज भी शरीफ खानदान के मुतासिरीन में से हैं और उनका अपना टेक्सटाइल यूनिट भी शरीफ खानदान ने उनके हवाले नहीं किया। मियां खालिद सिराज ने अपने इस इंकशाफात से भरपूर खत के सफा नंबर 4 पर यह भी लिखा कि वजीर आजम बनने के बाद नवाज शरीफ के खानदान ने भारी रकूमात बैरून मुल्क ट्रांसफर की। आप उस नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं। तो मियां साहब 1.5 महीना हो गया है, बजाय जवाब मिलने के तोता मैना की कहानी शुरू कर देते हैं। हमेशा हम सवाल कुछ पूछते हैं, जवाब आना शुरू हो जाता है 1937 में हम कितने अमीर थे, फिर हमारे से कितने जुल्म हुए, फिर हम वो वहां से यहां से पैसा दुबई लेके गए, उधर फंस गए। जब कहा जी दुबई पैसा लेके गए तो बैंक के जरिए लेके गए, उन दिनों में तो इजाजत ही नहीं थी बैंक, स्टेट बैंक की परमिशन के बाद। उस वक्त के फाइनेंस सेक्रेटरी ने, फाइनेंस मिनिस्टर मुबशर हसन ने कहा हमारे से तो पूछा ही नहीं इन्होंने, वहां फंस गए। फिर उधर उन्होंने कहा जी हमने इतनी कमाई की दुबई में कि उस कमाई से हमने सऊदी अरेबिया में स्टील मिल बना दी। वो दुबई में जो उन्होंने जिस बैंक से कर्जा लिया था उसने कहा इन्होंने तो कर्जा ही नहीं पूरा कर सके, डिफॉल्ट करके BCCI, उधर फंस गए। फिर उन्होंने कहा सऊदी अरेबिया से कमाई करके हमने 2005 में फ्लैट खरीदे। ये तमाम पैसा इत्तेफाक खानदान के मुश्तरका कारोबार से निकाला गया और उसके बाद हमारी मिलें बंद करके इससे सियासी फायदा उठाने की कोशिश भी की गई। मियां खालिद सिराज के मुताबिक नवाज शरीफ साहब के खानदान ने उनके पहले दौरे हुकूमत में 9 नए प्रोजेक्ट शुरू किए। इंकशाफात करते हुए मियां खालिद सिराज ने यह भी बताया
कि शरीफ खानदान ने वेल्थ टैक्स नहीं दिया और इनकम टैक्स का महकमा बारहा टैक्स अदा करने के नोटिस भी भेजता रहा। मियां खालिद सिराज ने मजीद ये भी बताया कि मैं ये सब कुछ अवाम को बताने को तैयार हूं और उस वक्त की वजीर आजम बेनजीर भुट्टो से दरख्वास्त की कि वो शरीफ खानदान का मुकम्मल ऑडिट करवाएं, जिसमें टैक्स डिपार्टमेंट, CBR और पाकिस्तान बैंकिंग काउंसिल शामिल हैं। अभी तक 3 उन्होंने 2 दफा कौमी एड्रेस किए, 1 दफा असेंबली में आए हैं। जो उन्होंने बात कही है, नो बजाय वो अपनी सफाई प्रेजेंट करने के, उन्होंने तो अपने आप को असेंबली के फ्लोर पे झूठ बोल दिया है। कंपनीज के पास, हमारे पास रजिस्ट्री है, जो 4 फ्लैट हैं, रजिस्ट्री है कि वो 2000 जो 92, 93 और 94 में लिए गए हैं। हमारे पास रजिस्ट्री है, वह लैंड रजिस्ट्री मिलती है। आप वो मेफेयर फ्लैट्स की रजिस्ट्री निकाल सकते हैं और वह है नेस्कॉल और नीलसन कंपनी, जो कि मरियम नवाज जिनकी बेनिफिशियरी ओनर है। उसके बाद एक अल तौफीक की जजमेंट है 99 के अंदर, इंग्लैंड में लंदन के हाई कोर्ट के अंदर जजमेंट आई हुई है कि चारों फ्लैट, क्योंकि ये हुदैबा पेपर में डिफॉल्ट कर गई थी शरीफ खानदान की, उसके ऊपर हाई कोर्ट ने जजमेंट दी हुई है कि 4 फ्लैट अटैच कर दो जब तक कि $33 मिलियन नहीं देंगे जो डिफॉल्ट का था। वो जजमेंट पड़ी हुई है, डॉक्यूमेंट इन्होंने सीक्रेट एग्रीमेंट की हुई है। ये 2 चीज़ें पड़ी हुई हैं। जजमेंट हमने अदालत, मैंने जाके पार्लियामेंट में दी है, मैंने रजिस्ट्री भी पार्लियामेंट में दी है, जजमेंट भी पार्लियामेंट में दी है। आप